मेरी बेटी मेडिकल की छात्रा थी। हर हफ्ते वह मुझसे एक अजीब सा पाउडर मंगवाती थी और कहती थी कि उसकी टीचर ने उस पाउडर से एक प्रयोग करने को कहा है। एक दिन मेरी पड़ोसन की बेटी, जो मेरी बेटी की क्लास फेलो भी थी, मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोली, आंटी, एक रात अपनी बेटी के कमरे में छुपकर सोना, आपको एक राज का पता चलेगा। अगली रात मैं चुपके से उसके बिस्तर के नीचे लेट गई। अगले ही पल मेरी रूह कांप गई जब मेरी बेटी ने वह पाउडर। हमारा घर एक बहुत ही छोटी और तंग गली में था। 2 कमरों का कच्चा मकान, जिसकी छत पर टूटी खपरेलें मौसम का हाल बताती थीं, मगर इस घर में हमारे सपने आसमान से भी ऊंचे थे। मैं, राधा और मेरे पति राम एक ही सपना देखते थे, हमारी इकलौती बेटी देवी को डॉक्टर बनाना। गरीबी ने हमारी रोटी जरूर छीनी थी, मगर हमारे हौसले नहीं। हम दोनों सुबह से शाम तक मजदूरी करते, खून पसीना एक करके देवी की पढ़ाई का खर्च पूरा करते। हमारा यही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों पति पत्नी होते और दूसरे में हमारी बेटी। अक्सर बेटी के कमरे की बत्ती सारी सारी रात जलती रहती और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज्यादा होती है कि उसे रात भर जागना भी पड़ता है। अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत गर्व भी होता था। एक तो हम थे गरीब, दूसरा हमने न सिर्फ अमीरों वाला सपना देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ हम उसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज जाने की इजाजत भी दे रखी थी। इसीलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थीं। ये बातें सबसे पहले मेरे ससुर गोविंद और सास यशोदा, और फिर मेरे देवर किशन और देवरानी मीना ने शुरू की थी। तुम लोगों को अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है, वे ताने देते थे। तुमने इसे अकेले कॉलेज भेज दिया है, कल को कोई बदनामी हो गई तो क्या करोगे? मगर मुझे और मेरे पति को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। हमने दिल में ठान रखा था कि जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के पाबंद नहीं और हमसे पूछकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसला नहीं करते, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला बदलते। हम जानते थे कि लोग आखिर कब तक बातें करेंगे, एक दिन थक हार कर खुद ही खामोश हो जाएंगे, और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग गर्व से कहते फिरेंगे कि हमारी पड़ोसन है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली यह काबिल डॉक्टर है, और सास ससुर भी गर्व से कहेंगे कि माशाल्लाह उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की शिक्षा का खर्च और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम से विचारों से खुशियां हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बांटते थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई और एफएसएससी के बाद मेरिट पर उसकी मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। उस दिन हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी जैसे कोई त्योहार हो। अब 4 साल की और शिक्षा थी, उसके बाद हमारी बेटी ने डॉक्टर बन जाना था। लेकिन एक समस्या यह थी कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज रोज बसों और रिक्शों का इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। यही एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद और अपनी बेटी के शिक्षकों के मशवरे से यह हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज रोज के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी शिक्षा पर भी भरपूर ध्यान दे सकेगी। आखिर को 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी। वह हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती और रविवार का दिन घर पर हमारे साथ बिताने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैरियत से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही कुछ छुट्टियों के बाद उसकी शिक्षा का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वह जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो वह मुझसे कहती कि माँ, मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं उसे यह पूछती कि उसे फिटकरी का क्या करना है, तो वह हर बार यही कहती कि शिक्षक ने फिटकरी पर एक प्रयोग करने को कहा है, मुझे वही प्रयोग करके कॉलेज ले जाना है। मैं बेटी की यह बात मान लेती और उसे फिटकरी लाकर दे देती। करीब 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में भी मेरी बेटी ने यही क्रम रखा तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा प्रयोग था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और वह कैसा शिक्षक था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता था। लेकिन फिर यह भी सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर को मुझे 5वीं पास को क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन चूंकि दिमाग में सवाल ने सिर उठा ही लिया था, तो इसीलिए इस बार जब बेटी आई और उसने फिर से प्रयोग का कहकर फिटकरी मंगवाई, तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि यह हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है।
मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ी सी घबरा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ, यह काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वह सारा ठीक ना हो जाए और फिटकरी पर करने वाला प्रयोग हर बार कुछ गलत हो जाता है और शिक्षक कहते हैं कि प्रयोग नाकाम रहा है, इसलिए जब तक प्रयोग कामयाब नहीं हो जाता तब तक यह काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवाल खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर दे दी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से मैंने जब उसके कमरे की सफाई की तो वहां ये एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वह चीज देखने के बाद मेरा अपनी बेटी पर वह आंखें बंद करके किया जाने वाला भरोसा डगमगा रहा था। आखिर को कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर यह सवाल भी पैदा होता था कि आखिर जो कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के वहमों और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे से ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वह चीज़ उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वह कभी भी मुझे सच न बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया और मैं खुश हो गई। वहीं मुझे हकीकत मालूम हो सकती थी। मैं तुरंत उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख मेन रोड की तरफ था जहां पर एक लाइन में बड़े बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने उनमें से काले रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। यह एक शेखर साहब का घर था, लेकिन शेखर यह सिर्फ नाम के ही थे। वैसे ये बहुत सखी थे और इनकी सखावत की वजह से भगवान ने भी इन्हें बहुत नवाजा था। इन शेखर साहब की एक बेटी, जो मेरी ही बेटी की हम उम्र थी, वह भी डॉक्टर बन रही थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहां मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन यह हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोजाना ही आती जाती थी। शेखर साहब रोजाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते थे। मैं शेखर साहब के घर गई और उनकी बेटी राधिका से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया कि मैं कुछ एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के लेन देन के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने ही उनका घर दिखाया था। शेखर साहब की बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उसे अपनी समस्या बताई। उसने बहुत ही धैर्य से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात पूरी हुई वह परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी वह चीज़ भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। शेखर साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वह कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और उसकी सारी गतिविधियों से मुझे आगाह करेगी। मैंने उसे यह भी बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते मुझसे यह कहकर फिटकरी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। उसे यह सुनकर भी हैरानी हुई और वह कहने लगी कि उन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है और मेरी परेशानी में एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी हालत देखकर शेखर साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं फिक्र नहीं करूं, वह ज़रूर असली बात मालूम कर लेगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को बाज रखने की भी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा था कि मैं वह चीज़ वहीं वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वह मुझे मिली थी ताकि मेरी बेटी को यह शक न हो कि हमें किसी बात का इल्म हो गया है। मैंने ऐसे ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने भगवान से खैर की दुआएं मांगना। इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी से हफ्ते के गुजरने का इंतजार था कि कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ ना कुछ मामले की खबर तो होती। भगवान भगवान करके वक्त गुजर ही गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी का सिर से लेकर पैर तक विस्तृत जायजा लिया, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली उसके अंदर नजर न आई। वह बिल्कुल पहले ही जैसी थी, उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वह चीज़ मिली थी मेरे दिल में शक का पौधा उगाया था। बेटी ने फिर हमेशा की तरह मुझसे यह कहकर फिटकरी मंगवाई कि उसे कोई प्रयोग करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बिना उसे फिटकरी लाकर दे दी थी। रविवार के दिन करीब दोबारा 2 बजे के करीब शेखर साहब की बेटी राधिका हमारे घर आई। तब मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरी बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं की थी, फिर वह इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान परेशान होकर इस सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी वह दुनिया में तो बदनामी और जिल्लत का सबब था ही, इसमें आखिरत की भी 100% बर्बादी थी। मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर
शेखर साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी, आप इस तरह परेशान न हो बल्कि इस समस्या का हल सोचें और ऐसा करें कि एक रात छिपकर अपनी बेटी के कमरे में सोए और देखें कि वह रात को क्या करती है। इसी तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और यह भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस समस्या से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने शेखर साहब की बेटी की बात मान ली। आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसीलिए मुझे फिर से एक हफ्ते का इंतजार करना था और मैं इंतजार करने लगी। अगले हफ्ते जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात मैं छिपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले एक हफ्ते से ये दुआएं कर रही थी कि जो कुछ भी मुझे शेखर साहब की बेटी ने बताया है वह सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर ना दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वह रात बहुत अजाब में गुजारी। वह जो शेखर साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उलटा मेरी पहले की अक्ल समझ भी जा रही थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे पति को इस सारे किस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वह गिरती जा रही थी शायद उससे निकल सकती थी। मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने पति से इस सारे मामले को छुपाए रखूंगी और शेखर साहब की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि जहां उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से आगाह किया, उसी तरह अब वह मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से शेखर साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए शेखर साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वह मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वही एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहां से न निकाला जाता तो उसकी मौत भी मुमकिन थी और कई और लड़कियां इस दलदल में धंस चुकी थीं और मेरे या उसके लिए अकेले यह मुमकिन नहीं है कि उसकी मदद की जाए, उन्हें इस दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इस सब में हमें एक बड़े और अधिकार प्राप्त इंसान की मदद की ज़रूरत थी और हमारे सामने इस वक्त शेखर साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए मैंने और शेखर साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए शेखर साहब से बात करने का फैसला किया और उनके पास जाकर उन्हें अ से लेकर झ तक सारे मामले से आगाह किया। शेखर साहब सुनते ही तौबा इस्तिगफार करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराज़गी का इजहार करने लगे। मुझे खतरा पैदा हुआ कि कहीं शेखर साहब मदद करने से इनकार ही न कर दें, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेखर साहब के दिल में भी भगवान ने रहम डाल दिया था, इसलिए वह मदद करने पर आमादा हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को हल भी खामोशी से ही करना था। इसलिए शेखर साहब ने सबसे पहले अपने असर और रसूख को देखना शुरू किया और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस के आला ओहदेदार को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर समस्या की जांच करने की दरख्वास्त की। पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए वह पुलिस का ओहदेदार मान गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सारे मामले की तहकीक करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए कि सुनने वालों के दिल कांप गए। शेखर साहब ने अपनी बेटी को भी इस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। ज़ाहिरी तौर पर एक शिक्षा का इदारा नजर आने वाली यह इमारत हरगिज़ इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियां पढ़ने के लिए भेजते, और शेखर साहब भी एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था जो एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए। पुलिस ने और किसी भी व्यक्ति का नाम आए बिना अपने तौर पर मुकम्मल जांच करके एक योजना और केस कॉलेज की प्रशासनिक इकाई और कर्ता धर्ता शिक्षकों के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी अपराधी बचकर न निकल सके और जो कौम के जवानों को गुमराही और बेराह रवि का शिकार करें उनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश होने भी नहीं चाहिए। एक नई सुबह मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवाया था और अब चूंकि मामला ज़्यादा और देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने पति को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामले से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरे पति कुछ लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सके और जब उनके होश थोड़े बहाल हुए तो उन्होंने तैश में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह तो पहले ही नशीली दवाओं के इस्तेमाल से आधी मरी हुई थी, मार को सह नहीं सकी और बेहोश हो गई। मेरे पति इतने शदीद गुस्से में थे कि वह बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं थे। इसलिए जब मैंने उनसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है और हमारी तो थी भी इकलौती बेटी, इसलिए ज़्यादा देर दिल पत्थर नहीं कर सके और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर शेखर साहब ने 1 लाख की मदद के साथ हमारी बहुत ज़्यादा माली मदद भी की और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी सेहतमंद होने लगी और हम दोनों शर्मिंदा थे और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगते थे कि हम तो माँ बाप थे, हमने उसकी माफ़ी मांगने से पहले ही उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन उसका अब क्या फ़ायदा था? भविष्य तो तबाह हो ही चुका था।
हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। उस पर खर्च करने के लिए हमारे पास मजीद रकम नहीं थी और न ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे उस दिन सफाई करते वक्त कुछ पुड़ियाँ नजर आईं। आखिर यह सब क्या था और कहाँ से आया था? क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी यह सामान खरीद कर ही नहीं दिया था, लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वह सारी नशीली दवाओं की पुड़ियाँ थीं और उनके ऊपर ऐसी पिसी हुई फिटकरी इस तरह से छिड़की हुई थी कि खोलकर देखने पर वह फिटकरी ही लगती थी। नशीली दवाओं का मेरी बेटी से क्या काम? क्या यह भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी प्रयोग के लिए चाहिए होती है? बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं शेखर साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन उसने मुझे बताया कि नशीली दवाओं तो क्या, उन्हें तो कभी फिटकरी की भी जरूरत नहीं पेश आती थी। इसीलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर शेखर साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे असली बात पता करके देखेगी। और फिर जब उसने मेरी बेटी का पीछा किया और सुराग लगाया तो जो यह बात उसे मालूम हुई वह उसने हूबहू मुझे बता दी। और साथ ही यह भी बताया कि मुझे छिपकर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक इकाई अपने नीचे होने वाले नशीली दवाओं के धंधे से बेखबर थी और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल की वार्डन और कॉलेज की शिक्षिकाओं के साथ चौकीदार भी इसमें शामिल थे। वह खुलेआम कॉलेज में नशीली दवाएं बेचते भी थे और विद्यार्थियों को नशीली दवाओं पर लगाते थे। उनका निशाना ज्यादातर लड़कियां भी होती थीं, जिन्हें फिर नशे में मस्त करके वह उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वह रकम देने के बजाय हत्थे आने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और वह अब नशा किए बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए वह उनके झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर यह था कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की छात्राएं इस नशे का शिकार हो चुकी थीं और उनका इस्तेमाल करते हुए यह अपराधी लोग खूब खूब अपना धंधा चमका रहे थे। मेरी बेटी अपने माता पिता का ख्वाब और उनकी कुर्बानियां भूल ही चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत उसमें बाकी थी कि वह सीधे तौर पर हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसीलिए जो भी नशीली दवाओं की पुड़ियां घर लाती उनमें फिटकरी पीसकर इस तरह मिला देती कि देखने पर नशीली दवाएं नजर न आए और उसका नशा भी पूरा होता रहे। इसीलिए वह मेडिकल के प्रयोग का कहकर फिटकरी मंगवाती और इस तरह से इस्तेमाल करती। उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वहीं फिटकरी पीसकर नशीली दवाओं की पुड़ियों में डाल रही थी। इससे न तो नशीली दवाएं कॉलेज में पकड़ी जाती थीं और न घर पर, लेकिन उस दिन मेरी बेटी वह नशीली दवाओं की पुड़ियां घर पर भूल गई थी और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुलती चली गई। लेकिन अफसोस कि यह बात तब खुली जब पानी सिर से ऊपर जा चुका था और मेरी बेटी का भी भविष्य बर्बाद हो चुका था। वह बेहाल हो चुकी है। उसने नशीली दवाएं भी छोड़ दी हैं, लेकिन उसके डॉक्टर न बन सकने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी ताने दे देकर हमारा दिल जलाते हैं। जब देवी की सेहत धीरे धीरे बेहतर होने लगी तो उसने महसूस किया कि उसके माता पिता, आप और आपके पति राम, उसकी वजह से किस कदर गमगीन और टूटे हुए हैं। वह शर्मिंदगी और अपराध बोध में डूबी हुई थी। वह दिन रात आप लोगों से माफी मांगती रहती और अपने की पर पछताती। एक दिन आप और राम मायूसी के आलम में बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह एक ऐसा शख्स था जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह था कमल, देवी का सहपाठी। कमल एक बहुत ही गरीब घराने से था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मेडिकल कॉलेज में मेरिट पर जगह बनाई थी। उसकी पढ़ाई का सारा खर्च वजीफे से पूरा होता था। कमल को देवी के हालात का इल्म था और वह भी उसके गुमराह होने पर बहुत अफसोस था। कमल ने आपसे कहा, आंटी जी, ये सच है कि देवी ने एक गलती की है, लेकिन क्या इस एक गलती की सजा ये है कि उसका सारा भविष्य खत्म हो जाए? उसकी बात सुनकर राम का गुस्सा फिर से भड़क उठा। तुम क्या जानते हो? हमारा सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया है। अब वह दोबारा डॉक्टर नहीं बन सकती। हमारे पास न तो पैसा है और न ही उसे दोबारा पढ़ाने का हौसला। कमल ने जवाब दिया, अंकल, पैसे और हौसले की फिक्र आप मत करें। मैंने इस मामले में कुछ किया है। जब पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पर छापा मारा और वहां के शिक्षकों और प्रशासनिक इकाई के खिलाफ कार्रवाई की, तो मैंने अपने तौर पर भी कुछ जांच की। उसने बताया कि उसने कॉलेज की प्रशासनिक इकाई की आपराधिक गतिविधियों के बारे में पुख्ता सबूत इकट्ठे किए थे। ये सबूत उसने एक स्वतंत्र पत्रकार, आकांक्षा, को दिए थे। आकांक्षा एक बहादुर और न्यायपसंद महिला थी और उन्होंने इस केस को जनता के सामने लाने का बीड़ा उठाया था। आकांक्षा ने एक सच्ची और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कॉलेज के सभी गैरकानूनी कामों का पर्दाफाश किया। इस रिपोर्ट की वजह से कॉलेज की बदनामी इतनी बढ़ी कि सरकार को उसका लाइसेंस रद्द करना पड़ा। कमल ने फिर आप लोगों को एक और उम्मीद दी। उसने कहा, आकांक्षा ने एक चैरिटी संगठन से संपर्क किया है
जो ज़रूरतमंद और बुद्धिमान छात्रों की मदद करती है। जब उन्होंने देवी की कहानी सुनी तो वे उसकी मदद करने पर राजी हो गए। वे न सिर्फ उसकी बाकी शिक्षा का खर्च उठाएंगे, बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक बहाली के लिए भी एक विशेषज्ञ को उसकी देखभाल के लिए भेजेंगे। ये सुनकर आपकी और राम की आंखों में दोबारा चमक आ गई। आपने महसूस किया कि भगवान ने आपकी दुआओं को सुना है, लेकिन उसका रास्ता बहुत ही अजीब और मुश्किल था। एक नया जीवन, एक नया मकसद। इस वाकये के बाद देवी का दोबारा एक नए मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। इस बार वह हॉस्टल में रहने के बजाय एक चैरिटी संगठन के हॉस्टल में रहती थी, जहां सख्ती के साथ उसकी निगरानी की जाती थी। उसके माता पिता भी उसके साथ शहर चले गए ताकि वे उसके करीब रह सकें और उसे ज्यादा समर्थन दे सकें। उसके माता पिता ने एक छोटी सी दुकान खोली और अपना गुजारा करने लगे। इसी नए कॉलेज में देवी को एक नई दोस्त मिली, जिसका नाम प्रीति था। प्रीति कोई आम छात्रा नहीं थी, बल्कि वह मेडिकल कॉलेज में एक अनुभवी और होशियार सीनियर थी। प्रीति ने देवी को अपना मकसद बनाने में मदद की, लेकिन वह एक और मकसद के लिए भी काम कर रही थी। उसने अपने पिछले कॉलेज में होने वाले नशीली दवाओं के धंधे के बारे में सुना था और वह इस पर एक खोजी रिपोर्ट लिख रही थी। जब उसे पता चला कि देवी भी उसका शिकार हुई थी, तो वह उससे और जानकारी लेने की कोशिश करने लगी। देवी ने उसे बताना शुरू किया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में गलती की और अब उसे उस पर बहुत पछतावा है। प्रीति ने एक दिन देवी से कहा, देवी, मुझे मालूम है कि तुम अपने आप को अपराधी समझती हो, लेकिन अपराधी वह नहीं जो गलती करे, बल्कि वह है जो गलती का एहसास होने के बाद भी उसे ठीक न करे। तुमने अपनी गलती से सीखा और अब दूसरों की मदद कर रही हो। प्रीति की यह बातें सुनकर देवी में एक नया हौसला पैदा हुआ। इस बार देवी ने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया था। वह अपनी शिक्षा पर पूरी तरह ध्यान देती, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत की सेवा करना था। जब भी वह थकती तो उसे अपने माता पिता की कुर्बानियां, कमल और आकांक्षा की मदद याद आ जाती और वह दोबारा ताज़ा दम हो जाती। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और 4 साल बाद वह कामयाब डॉक्टर बनकर सामने आई। जब वह डॉक्टर बन गई तो उसने सबसे पहले अपनी पुरानी गली और मोहल्ले का दौरा किया। उसने वहां जाकर सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसकी वजह से तकलीफ पहुंची थी। देवर, देवरानी और सास ससुर सभी ने अपनी बातों पर शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि वे तो हमेशा से ही उस पर गर्व करते थे। देवी ने अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठाया। उसने फैसला किया कि वह अपनी कामयाबियों से सिर्फ पैसे नहीं कमाएगी, बल्कि उन गरीब लड़कियों की मदद करेगी जो किसी भी वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। उसने एक हेल्थ कैंप शुरू किया, जहां वह अपनी जैसी कई गरीब लड़कियों को मुफ्त इलाज मुहैया कराती थी। उसके इस काम में उसकी मदद कमल और आकांक्षा ने भी की। एक दिन उसके पास उसका देवर आया, जो पहले उस पर ताने देता था। उसने माफी मांगी और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस कदर अच्छी और सखावत करने वाली डॉक्टर बनेगी। देवी ने उसे माफ कर दिया और उसे कहा कि यह सब उसके माता पिता की शिक्षा और कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। उसकी माँ, आप, अभी भी उसके भविष्य के बारे में चिंतित थीं। आपका ख्याल था कि वह अपनी सारी कमाई दूसरों पर क्यों खर्च कर रही है और इस तरह वह खुद कभी भी अमीर नहीं हो सकेगी। एक दिन जब आपने यह बात देवी से कही तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पैसा तो सब कुछ नहीं होता। मैंने इस रास्ते से जो सुकून और इत्मीनान पाया है वह पैसे से कहीं ज्यादा है। आपने देखा कि एक दिन देवी अपने पिता राम के साथ एक बहुत ही पुराने अस्पताल में गई। यह वह जगह थी जहां उसकी माँ को कुछ साल पहले इलाज के लिए ले जाया गया था। देवी ने वहां जाकर उस अस्पताल के डॉक्टर से मुलाकात की और उसे वह सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। उसने बताया कि वह और उसकी दोस्त प्रीति ने मिलकर इस अस्पताल की जांच की है, जिससे उन्हें पता चला है कि वहां भी गैरकानूनी गतिविधियां जारी हैं। इसके बाद देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ अपनी कहानी सुनाई, बल्कि उसने प्रीति के साथ मिलकर की जाने वाली जांच के नतीजे भी पेश किए। उसने दुनिया को बताया कि किस तरह उसने एक अच्छे डॉक्टर के बजाय एक बेहतरीन इंसान बनना सीखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश में एक हलचल मचा दी। सरकार ने एक्शन लिया और इस अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। इस वाकये के बाद देवी का नाम एक बहादुर और उसूलों वाली डॉक्टर के तौर पर सामने आया और लोग उसे अपनी बेटियों के लिए एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। आपकी बेटी, जिसने एक बार सब कुछ गंवा दिया था, आज एक बेहतर भविष्य की मालिक थी। यह सब उसके माता पिता की कुर्बानियों, देवी की अपनी लगन और कुछ नए और बहादुर किरदारों की वजह से मुमकिन हुआ। इस तरह आपके घर के टूटे हुए खपरेलों के नीचे पलने वाला सपना सिर्फ चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि उसे एक नई जिंदगी मिली। यह कहानी अब सिर्फ आपके ख्वाब की पूर्ति की नहीं, बल्कि एक सकारात्मक बदलाव की निशानी बन गई थी।